वैशाली, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह हो गया है। बहन का मतलब मोहिनी दीदी की तरह? हाँ, तुम्हारी मोहिनी दीदी की तरह। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम वैशाली हो ही नहीं। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा बिहेवियर कुछ तो अजीब है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे शरीर में मेरी नहीं बल्कि मोहिनी दीदी की आत्मा हो। तुम भी ना आजकल कुछ भी सोचते हो। वो तो बस जब से वैशाली, अब मेरा मतलब कि मोहिनी दीदी की डेथ हुई है, तब से मैं मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ। आई होप तुम समझोगे। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना मैं अपनी बहन से, तो बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, समय सब कुछ ठीक कर देता है। अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मोहित ने ऑफिस जाने से पहले वैशाली को हक किया तो उसके परफ्यूम की खुशबू से वो थोड़ा शॉक हो गया। तुम्हें तो रोज वाला परफ्यूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें तो जैस्मिन की फ्रेग्रेंस पसंद है ना, तो फिर ये परफ्यूम क्यों लगाया? क्योंकि ये फ्रेग्रेंस मेरी दीदी को अच्छी लगती थी, तो बस इसीलिए लगा लिया। क्या तुम भी सीआईडी की तरह मेरी छानबीन कर रहे हो? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है क्या तुम्हें? बाय। वैशाली को बाय बोलकर मोहित ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। कार ड्राइव करते हुए उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। वैशाली को रोज की फ्रेग्रेंस पसंद थी, लेकिन वो जब भी उसे लगाती थी तो उसकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती थी और बार बार छींकने लगती थी। तो आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? पता नहीं ये मेरा वहम है या क्या है, लेकिन कुछ तो अजीब हो रहा है। शादी के बाद मोहित वैशाली के साथ वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा था जो शादी से पहले उसके साथ वैशाली का कनेक्शन था। वो रात को ऑफिस से घर लौटा तो वैशाली किचन में गाना गुनगुनाते हुए उसके लिए खाना बना रही थी। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। मैं तो वैसे भी तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा माय लव। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे लिए खाने में क्या बना रही हो? तुम्हारा फेवरेट तवा पुलाव बहुत पसंद है ना तुम्हें? हाँ पसंद तो है बहुत, लेकिन कुछ नहीं, तुम खाना लगा दो। मोहित और वैशाली खाना खाने के लिए बैठे। वैशाली ने एक ही प्लेट में दोनों के लिए खाना डाला और मोहित के साथ खाना खाने लगी। अरे तुम ये खाना क्यों खा रही हो? तुमने अपने लिए कुछ और नहीं बनाया? अरे भला मैं अपने लिए कुछ और क्यों बनाऊंगी? जो तुम्हारे लिए बनाया वो नहीं खा सकती क्या? तुम ठीक तो हो ना वैशाली? अरे तवा पुलाव में तुमने भर भर के लहसुन प्याज डाला है और तुम तो कभी लहसुन प्याज खाती ही नहीं थी। बाहर जब भी खाना ऑर्डर करते थे तो तुम्हारा खाना मुझसे अलग ही आता था। तो आज अचानक से तुमने ये लहसुन प्याज वाला तवा पुलाव कैसे खा लिया? वो अरे लहसुन प्याज ही तो खाया है, क्या हो गया? पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब जब हम दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, मतलब हमारी शादी हो चुकी है, तो कुछ आदतें बदल ली है मैंने। तुम ज्यादा मत सोचो। मोहित वैशाली की हरकतों को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। रह रहकर उसे लग ही रहा था कि वो वैशाली के साथ है। उनकी शादी को 1 महीना बीता। मोहित को वैशाली के पास जाना भी अब अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। जिस लड़की से हमेशा इतना प्यार किया और जब उससे मेरी शादी हो गई है तो उसके पास जाने का भी मेरा मन नहीं करता। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओफो, गाड़ी की चाबी तो मैं ऊपर ही भूल गया। अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। मोहित अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए ऊपर गया। उसके कमरे का दरवाजा हल्का खुला था तो वहां से उसकी नजर अंदर पड़ी तो वैशाली आईने में खुद को निहार रही थी। लेकिन मोहित ने आईने में जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि आईने के बाहर जो वैशाली लग रही थी, आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ और ही बता रहा था। आईने में उसकी बहन मोहिनी का अपाहिज शरीर दिखाई दे रहा था। मोहित दरवाजे से पीछे हट गया और बिना आवाज किए सीधा वहां से चला गया। वो बहुत घबराया हुआ था। रात को वो वापस जब घर आ रहा था
तो रेड लाइट पर उसकी गाड़ी पर किसी ने नॉक की। उसने देखा तो एक साधु बाबा उसकी गाड़ी का शीशा खटखटा रहे थे। मोहित ने जल्दी से गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाबा को कुछ पैसे देने लगा। मुझे तुमसे ये पैसे नहीं चाहिए बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सुबह तुमने जो देखा वो सच था, लेकिन अब तुम्हें उस सच का पीछा करना होगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना है तो वहां जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या शुरू हुआ? और आज सुबह मैंने क्या देखा वो आप कैसे जानते हैं? सब ईश्वर की माया है, याद रखो। यह सब जहां से शुरू हुआ है खत्म भी वहीं से होगा, वहीं से होगा। मोहित बार बार साधु बाबा से पूरी बात जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतनी देर में मोहित ने अपनी आंखें झपकाई। वो साधु बाबा ना जाने कहां गायब हो गए। मोहित घर आया तो बहुत बेचैन था। उसके मन में साधु बाबा की कही हुई बातें बार बार घूम रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी देर से देख रही हूँ, ऐसा लगता है कुछ पूछना चाहते हो लेकिन पूछ नहीं रहे। अगर मन में कोई बात है तो बोल दो, बातों को कभी भी मन में नहीं रखा जाता। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने अपनी कोई फोटो अपलोड नहीं की। एक सेल्फी लेते हैं ना साथ में? सेल्फी? नहीं नहीं, अभी मन नहीं है। और वैसे भी ये फोटो वगैरह अपलोड करना मुझे पसंद नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। मोहित का डाउट बार बार बढ़ रहा था। अगले कुछ दिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। मैं इतना तो जानता हूँ कि जो मेरे साथ है वो मेरी वैशाली नहीं है। कुछ भी नहीं जानती वो मेरे बारे में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके साथ मैंने जिंदगी के इतने साल बिताए, उसके साथ रहकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी नई मुलाकात हुई है उससे। और वो आईने का प्रतिबिंब भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन वो साधु बाबा भी मुझे कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात का मतलब क्या था कि ये सब वहीं पर खत्म होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई? पता नहीं, लेकिन शायद जरूर ये सब मोहिनी दीदी की मौत से जुड़ा हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी मौत से जुड़ा कुछ तो ऐसा है जो मुझे कुछ बताना चाहता है। ये लो, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। और ये क्या, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो तुम? और नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि आज मेरी छुट्टी है और जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम अपने मायके नहीं गई, तो आज तुम्हारी मम्मी से मिलने चलते हैं। वो भी तुम्हें मिस कर रही होंगी ना। मोहिनी दीदी के बाद वैसे भी उनके साथ रहने वाला कोई नहीं है, और तुम्हारी भी शादी हो गई तो वो अकेली हो गई हैं। अकेलेपन की आदत तो डालनी ही पड़ती है। अकेलेपन में बहुत जिंदगी बिताई है मैंने। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने कब अकेलेपन में जिंदगी बिताई? तुम और तुम्हारे फिल्मी डायलॉग्स। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारी मम्मी से मिलने चलते हैं। वैशाली बेमन से अपने घर जाने के लिए तैयार हुई। वैशाली की माँ ने वैशाली और मोहित को देखा तो बहुत खुश हुई। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई। कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं। शादी के बाद तो अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल गई। मैं तो किसी को नहीं भूली माँ, लेकिन आपको सिर्फ मेरी ही याद आती है, या कभी मोहिनी दीदी को भी याद करती हो? मोहिनी की याद तो हमेशा ही आती है बेटा, लेकिन मेरी बच्ची अब कभी मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान ने पहले ही उसे अपाहिज बनाकर उसे इतना दुख दिया था, और फिर इतनी कम उम्र में अपने पास बुला लिया। मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी हो, इसकी आत्मा को शांति मिले बस। हाँ, इसकी आत्मा को शांति मिले। बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ खिला दो ना। वैशाली की माँ उनके लिए चाय लेने किचन में गई। तभी मोहित ने वैशाली से कहा, वैशाली, लगता है कि तुम भूल गई कि आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है। अरे हर साल तो तुम अपनी मम्मी के बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड रहती थी। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मोहिनी दीदी की वजह से तुम थोड़ा डिस्टर्ब हो, पर मैंने मम्मी के बर्थडे के लिए प्लानिंग कर ली है और डेकोरेटर्स को भी कॉल कर दिया है। वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तो तुम मम्मी को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाना। तब तक हम उनके लिए घर को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें याद था। मैं मम्मी को लेकर थोड़ी देर के लिए मार्केट चली जाऊंगी, तो तुम आराम से घर की डेकोरेशन करवा लेना, ठीक है? चाय नाश्ता लेकर वैशाली अपनी मम्मी को मार्केट ले गई।
और घर पर डेकोरेशन करने के लिए डेकोरेटर्स भी आ गए। मेरे पास यही मौका है कि अपने मन का वहम दूर कर सकूं। मोहित मोहिनी के कमरे में गया जहां पर करंट लगकर मोहिनी की डेथ हो गई थी। वह जैसे ही मोहिनी के कमरे में गया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद यही वो जगह है जहां पर वो शुरू हुआ था। शायद सब कुछ मोहिनी दीदी की मौत से जुड़ा हुआ है। कुछ अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा हुआ है सच यहाँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो मुझसे बात करना चाहता है। मोहित को उसका शरीर भारी भारी सा महसूस होने लगा। वो मोहिनी के बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसके बिस्तर के सामने ही आईना लगा हुआ था। मोहित ने जैसे ही आईने की तरफ देखा तो उसे सामने मोहिनी नहीं बल्कि वैशाली की आत्मा दिखाई दी। एक बार को तो मोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मसलकर दोबारा आईने की तरफ देखा तो फिर से उसे आईने में वैशाली की आत्मा दिखाई दी। मैं जानती हूँ मोहित कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच तो ये है कि तुम जिसके साथ रह रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मोहिनी दीदी है। क्या? हाँ मोहित, प्लीज मुझे बचा लो, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद होकर रह जाऊंगी। बस एक तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम्हें सब सच बता सकूं। क्या सच वैशाली? और ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि वैशाली की आत्मा मोहित को कुछ बता पाती, वैशाली मार्केट से आ गई। उसने सबसे पहले मोहिनी के कमरे का दरवाजा खोला तो वैशाली की आत्मा तुरंत वहां से गायब हो गई। उसने बड़े ही अजीब तरीके से मोहित की तरफ देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोहिनी दीदी के कमरे में तुम्हारा क्या काम है? अब कुछ नहीं, वो टेप ढूंढने आया था, डेकोरेशन में चाहिए थी। यहाँ नहीं मिलेगी, मैं लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद वैशाली की मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो बर्थडे सेलिब्रेट होते ही वैशाली वहां से निकलने के लिए कहने लगी। अरे बेटा, घर जाने की इतनी भी जल्दी क्या है? इतने दिनों बाद तो तुम आए हो, तो कम से कम आज रात तो यहाँ पर रुक जाओ। नहीं मम्मी, सुबह इन्हें ऑफिस जाना है तो वापस जाना ही पड़ेगा। अगली बार आएंगे तो रुकेंगे। अरे कोई परेशानी नहीं है वैशाली, मैं कल यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस चला जाऊंगा। अगर मम्मी का मन है तो रुक जाते हैं ना आज रात यहाँ पर। मोहित के कहने पर वैशाली आज रात अपने घर पर रुकने के लिए तैयार हो गई। वो दोनों वैशाली के रूम में ही सो रहे थे, लेकिन मोहित को नींद नहीं आ रही थी। दिन में जो उसने मोहिनी के रूम में देखा वो उसे भुला नहीं सकता था, क्योंकि वो उसका कोई वहम नहीं बल्कि आंखों देखी सच्चाई थी। वो बस वैशाली के सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी आंख लगी तो मोहित दबे पांव वहां से मोहिनी के रूम की तरफ गया और उसकी अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। उसे होना तो यहीं पर चाहिए, लेकिन है क्यों नहीं? तुम इतनी रात का यहाँ पर क्या कर रहे हो और मोहिनी दीदी के कबर्ड में क्या ढूंढ रहे हो? बोलो। अरे तुमने वो बताया था ना कि अक्सर मोहिनी दीदी की कमर में बहुत दर्द हो जाता था तो वो पेन रिलीफ स्प्रे लगाती थी। अभी मैं बाथरूम में गया तो पैर स्लिप हो गया, इसलिए वो पेन रिलीफ वाला स्प्रे ढूंढ रहा था। पेन रिलीफ स्प्रे चाहिए था तो मुझे जगा देना चाहिए था ना, खुद क्यों तकलीफ लेते हो? मैं देती हूँ। वैशाली ने मोहिनी के कबर्ड से पेन रिलीफ स्प्रे निकाला और मोहित की कमर में लगा दिया। अगले दिन वो दोनों वहां से चले गए। मोहित ने वैशाली को घर ड्रॉप किया, लेकिन वो वहां से ऑफिस नहीं गया बल्कि वापस वैशाली के मायके आया। उसे देखकर वैशाली की माँ भी हैरान रह गई। अरे बेटा, तुम यहाँ पर? तुम्हारा कोई सामान यहाँ पर रह गया था क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा सच है जो हमसे छुपाया गया है। बस आप मेरा इतना साथ देना कि वैशाली को पता ना चलने पाए कि मैं यहाँ पर हूँ, और अगर वो यहाँ पर आ भी जाती है तो उसे मोहिनी दीदी के कमरे तक मत आने देना। क्या बात है बेटा, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसा कहा है प्लीज ध्यान रखना। बाकी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा इंतजार करना। वैशाली की माँ ने मोहित को आश्वासन दिया और मोहित सीधा मोहिनी के कमरे में गया। उसने वहां जाकर फिर से वैशाली की आत्मा को पुकारा, लेकिन इस बार उसे वैशाली की आत्मा दिखाई नहीं दी। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो वैशाली? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोहित को ऐसा कहते ही उसे आईने में फिर से वैशाली की आत्मा दिखाई दी। वो बहुत तकलीफ में थी। मैं बार बार तुमसे बात करने नहीं आ सकती मोहित, बस तुम एक काम कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर?
मुझे लगा ही था कि तुम ऑफिस नहीं गए, लेकिन तुम मोहिनी दीदी के कमरे में क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कल रात भी तुम यहाँ पर थे। इससे पहले कि वैशाली आगे कुछ बोल पाती, उसकी माँ ने पीछे से आकर उसके सर पर डंडा मार दिया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है मोहित बेटा। अगर ये होश में आ गई तो तुम्हें कभी वो नहीं करने देगी जो तुम करना चाहते हो। जाओ बेटा, जल्दी से जाओ। मोहिनी ने जिस तंत्र विद्या से ये सारा खेल रचा था वो किसी और का सिखाया नहीं, बल्कि उसकी दाई माँ का ही सिखाया हुआ था। जब दाई माँ ने मोहित और नीता की बातें सुनी तो वो समझ गई कि घर में क्या खेल चल रहा है। दाई माँ को शक था कि जरूर मोहिनी ने ही कुछ ऐसा किया, इसलिए उन्होंने नीता को सब कुछ बता दिया। मोहित मोहिनी की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। उसे जैसे ही वो मिला, वो उसे लेकर वैशाली और उसकी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर सीधा पास के मंदिर में पहुंचा। वैशाली के सर पर चोट लगी थी, इसलिए वो अपने होश में नहीं थी। वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और उसने उन्हें सारी बात बताई। मंदिर के पीछे एक घाट है बेटा, इन अस्थियों को उसमें प्रवाहित कर दो। मोहित ने देर ना करते हुए मोहिनी की अस्थियों को मंदिर के पीछे घाट में प्रवाहित कर दिया। तभी वैशाली का शरीर बहुत जोर जोर से हिलने लगा और एक साया उसके शरीर से निकलकर घाट में समा गया। कुछ देर बाद वैशाली को होश आया तो वो सामान्य थी। मोहित ने उससे बात की। मैं वापस आ गई। अगर तुम उस दिन वहां पर नहीं आते तो मुझे कभी मेरी जिंदगी वापस नहीं मिलती। मोहिनी ने सोचा था कि अगर वो तंत्र विद्या से अपनी बहन के शरीर में प्रवेश कर लेगी तो सदा के लिए जीवित हो जाएगी और उसकी जिंदगी जिएगी। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि जब तक व्यक्ति का शरीर इस लोक में सुरक्षित रहता है, उसकी आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर सकती है। परंतु अगर शरीर ही नष्ट कर दिया जाए तो वो आत्मा फिर कभी अपने शरीर में नहीं जा सकती। मोहिनी ने अपने शरीर को नष्ट करके अपनी अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन उसकी अस्थियां प्रवाहित होगी उस दिन उसे वैशाली का शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वैशाली का शरीर छोड़ने के बाद उसके पास धारण करने के लिए अपना शरीर नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी अस्थियों को छुपाया था। मगर वैशाली की आत्मा बार बार मोहित के पास आकर उसे अंदेशा देने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी ने तंत्र से जो भी खेल रचा हो, लेकिन भगवान के खेल के आगे उसे हारना ही पड़ा। वो अपनी बहन की जिंदगी छीनकर उसका जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ईश्वर इस तरह किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। जैसे ही मोहिनी की अस्थियां प्रवाहित हुई तो उसकी आत्मा को भी वैशाली के शरीर से निकलकर मुक्त होना पड़ा और वैशाली की आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर पाई। तंत्र का यह खेल बहुत विचित्र है और इसे खेलने वाला अगर बुराई के रास्ते पर चला जाए तो अपना अंत स्वयं अपने हाथों से कर लेता है, जैसा मोहिनी के साथ हुआ।